हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल शक्ति में अभी हम लोग पावर सिस्टम एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे। पावर सिस्टम एनालिसिस के 5 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 6th वीडियोस है जिसमें हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करें। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था एनर्जीज के टाइप, एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मीन्स कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो 11 kV पर होता है। ये हम नेक्स्ट आपके प्रीवियस वीडियोज़ में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कि वही जो आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मींस कन्वेंशनल एनर्जी है उसके कुछ पार्ट्स। तो हमने बताया था कि स्टीम पावर प्लांट जो है वो 57% आपका यूज़फुल है इन इंडिया। हाइड्रो पावर प्लांट वो 17% है। न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके बाद नेक्स्ट, फिर आगे जो भी हैं डीजल गैस पावर प्लांट जो भी हैं फिर उसके आगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा है? स्टीम, जो सक्सेसफुल है इंडिया में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग वाटर से रिलेटेड कुछ पावर प्लांट बना रहे हैं। तो वही चीज़ है कि वाटर से ही रिलेटेड बना रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मीन्स कन्वर्ट हाइड्रो एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, if we are talking about hydro energy is taking by water, that is the hydro energy। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पावर प्लांट उस जगह हम लोग स्टेबल करते हैं, उस जगह इसका लेआउट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर पानी का अमाउंट ऑलमोस्ट सही हो। मींस 100 से 150 ईयर तक पानी का जो फ्लो है या पानी का जो स्टोरेज है वो वहाँ स्टेबल रहे, तभी तो ये पावर प्लांट हम वहाँ पर सेटअप कर पाएंगे। क्योंकि ये पावर प्लांट जो भी हम लोग तैयार करते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग इतना एस्टिमेशन लेके बैठते हैं कि ये 100 से 150 ईयर्स तक वहाँ स्टेबल रहें। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि कन्वर्ट हाइड्रो एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोल दिया। अब ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जो 100 से 150 ईयर तक कोई वहीं लगाते हैं जहाँ पानी अवेलेबल हो। ओके, फिगर की बात कर लेते तो फिगर में बस एक चीज़ याद रखना, एक हेड रेस है और एक आपका टेल रेस है। हेड रेस से टेल रेस तक जो कनेक्शन बनता है दैट इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मतलब यहाँ पर पानी आपका कई अमाउंट में भरा जाएगा तो उसको हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। रिजर्वॉयर, वहाँ पर रिजर्वॉयर के थ्रू पानी जाएगा, पेनस्टॉक लगा हुआ है, पेनस्टॉक पानी को लेकर जाएगा। बहुत प्रेशर के साथ पानी आता है और पानी क्या होता है, पानी पावर टरबाइन में पानी टरबाइन तक पहुँचता है। उसके बाद टरबाइन मूव होती है। टरबाइन मूव होने के बाद वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी फाइनली मिल जाती है। ओके, इतनी तो प्रोसेस हमको समझ में आ गई। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन पता ही होगा, टरबाइन एक तरीके से क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस एज अ वर्क एज अ जनरेटर और ऑल्टरनेटर, दोनों ही चीज़ एक है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि ये इसका सेटअप हम लोगों ने भी पढ़ ही लिया कि जहाँ पे मोर कैचमेंट एरिया हो, जहाँ पर क्या हो, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो रिजर्वॉयर एंड लोड प्लांट के बीच में। मीन्स ये रिजर्वॉयर है, दिख रहा है ना आपको, रिजर्वॉयर और लोड प्लांट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। ठीक है, ऐसा देखते हैं। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स पहले एक बार सेटअप कर लिया उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट पानी आ रहा है अपना, पोल्यूशन फ्री, लो मेंटेनेंस, हाई एफिशिएंसी। एक चीज़ याद रखना कि पोल्यूशन फ्री का जो एडवांटेज है वो सिर्फ इसी में है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। स्टीम पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इन सब में पोल्यूशन है। ये क्वेश्चन कभी कभी जेई के एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि पोल्यूशन फ्री पावर प्लांट कौन सा है, विच पावर प्लांट इज अ पोल्यूशन फ्री? इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके,
ठीक है, मैंने देख लिया, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? ट्रांसमिशन कॉस्ट हाई हो सकती है, ये एक अपना डिसएडवांटेज ये रखता है। और बिगनिंग में जो सेटअप तैयार करते हैं उस समय पर क्या होता है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। वही मैंने बताया, तभी इतना रखते हैं कि 100 से 150 ईयर तक ये अपना स्टेबल रहे। अब यहाँ के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करें, ये तो मैंने बता दिया, हेड रेस, और ये बता दिया टेल रेस। ये रिजर्वॉयर, रिवर, मतलब यहाँ पर इसलिए रिवर की कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वाटर यहाँ पर हम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना सकते, नहीं, कुछ पानी हमारा रह जाता है। स्टीम पावर प्लांट में भी हमने देखा था कि हम स्टीम बना रहे थे, वहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा के फिर टरबाइन लगा के स्टीम के थ्रू उसको बना रहे थे, लेकिन कंडेंसर भी उसमें लगा रहे थे कि कुछ पानी के अमाउंट हमारे रह जाते तो कंडेंस होने के बाद वो वापस यूज़ में आ सकें। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये क्या लगा हुआ है? ये हमारा सर्ज टैंक है, ये वेल्व है, और ये हमने बताया नहीं, ये चैनल है, ये डैम है। ओके, अब एक बात और करते हैं, ये सर्ज टैंक का क्या यूज़ है? कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, कभी कभी कुछ खराबी आ जाती है, मीन्स कभी कभी पानी का लेवल उतना नहीं होता है कि हम आगे इसको सेंड कर सकें, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्ज टैंक की इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतना पानी ये स्टोर कर लेता है कि 4 से 5 घंटे तक ये आराम से पेन स्टोव को पानी दे सकता है और टरबाइन हमारी मूव हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो सर्ज टैंक इज यूजफुल फॉर गिविंग वाटर ऑफ पेन स्टोव। तो पेन स्टोव को सर्ज टैंक एक इस काम के लिए भी यूजफुल है कि पेन स्टोव को खराब होने से रोकता है। वेल्व का क्या यूज है? वेल्व क्या होता है, इतने अमाउंट ऑफ प्रेशर, वेल्व जो पानी आता है एकदम से, ऐसा नहीं कि पानी पूरा एकदम चला जाए, तो प्रेशर जनरेट करता है तो एकदम से जाएगा, फिर उसके बाद टरबाइन में मूव करेगा, एक काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं कि देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताई थी कि हमारा क्या होता है कि एक बल्क लोड, एक बेस लोड की बात करते हैं और एक हम लोग पीक लोड की बात करते हैं। बेस लोड जो सप्लाई होती है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक तरीके से बेस लोड है। ठीक है, बेस लोड है। तो बेस लोड की बात करें तो अब पीक लोड क्या है? पीक लोड हमने वहां पर भी बताया था, पीक लोड होता है हमारा पंप स्टोरेज पीक पावर प्लांट। वो बेसिकली यूज यही होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब ये तो जो चीज़ है पानी, ये बारिश पर भी डिपेंड कर सकती और हमारे गर्मी पर भी, समर पर भी डिपेंड करेगी और हमारी रेनी सीजन पर भी डिपेंड, वेदर पर, बेसिकली डिपेंडेंसी ऑन वेदर। तो कभी कभी पानी नहीं होता है तो सर्ज टैंक इतना तो काम कर लेते हैं कि 3 से 4 घंटे तक पानी को अपने पास रखता है, आगे भेजता रहता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी पानी, अब 4 घंटे से ज़्यादा भी हमारे पानी नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं हम? पंप स्टोरेज पीक पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। पंप स्टोरेज पीक पावर प्लांट क्या करता है? जो टरबाइन है लगी हुई है, वो वहाँ पर जनरेटर और मोटर दोनों की तरह वर्क करेगा। मीन्स जो पानी यहाँ पर रह जा रहा है, इसी पानी को मोटर के थ्रू, मोटर लगाकर हम वापस रिजर्वायर में भेज सकते हैं और फिर रिजर्वायर से वही प्रोसेस चलती रहेगी, जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे। तो ये जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट है, ये बेसिकली पीक पावर प्लांट है जो 6 to 7 आवर्स तक के लिए रहता है। ये पीक लोड पावर प्लांट है। और बेस लोड पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जो 24 आवर सप्लाई देता है। ओके, चलिए ठीक है, मैंने इसकी भी बात कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सारी थ्योरीज है, आप लोग पॉज करके अपना देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में क्या होगा? एक कैप्लान और प्रोपेलर, फर्स्ट टाइप। सेकेंड फ्रांसिस, थर्ड इज पैटर्न टर्बाइन। कैप्लान टर्बाइन की जो स्पीड की बात करें 100 से 1000 RPM, फ्रांसिस की 60 to 300 RPM और पैटर्न की 10 to 60 RPM। ओके, 10 to 60 RPM। अब सबसे कम स्पीड किसकी है? सबसे कम स्पीड है इसकी 10 to 60 RPM। जब इसकी स्पीड सबसे कम है तो इसमें कौन सी हेड का यूज़ होगा? हेड रेस हमने यहाँ बताई थी, ये हेड रेस है और यहाँ पे ये टेल रेस है, ये पेन स्टोक लगा है ना। तो इसमें कौन सी हेड यूज़ होगी? इसमें हाई हेड यूज़ होगी क्योंकि स्पीड इसकी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो ये हाई हेड यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रांसिस टर्बाइन में मीडियम हेड, कैप्लान में लो हेड क्योंकि स्पीड इसकी बहुत हाई है। ठीक है, अब इसकी जो हाइट ऑफ हेड है, हेड की भी अपनी हाइट होगी, तो बिलो 70 to 500 मीटर और ग्रेटर देन 500। ओके, पेन स्टोक को डैमेज होने से कौन बचाता है? ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्ज टैंक। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
पंप स्टोरेज पीक पावर प्लांट, पंप स्टोरेज पीक पावर प्लांट जो मैंने अभी बताया था, बैकअप स्टोरेज प्लांट भी इसको कह सकते हैं। जब हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाती है तो ये मोटर और जनरेटर दोनों की तरह बिहेव करेगा, जो पानी बचेगा उसको वापस रिजर्वोयर में डाल देगा। तो ये कितने आवर्स के लिए, 6 to 8 आवर के लिए, और बेस लोड पावर प्लांट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो 24 आवर के लिए। ओके, अब रिवर्सिबल, इसकी मतलब एक तरीके से यही तो हो रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस रख रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वापस भेज रहा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस रखता है आइदर अ जनरेटर और अ मोटर। ठीक है, जनरेटर और मोटर का हम थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लेंगे। मोटर क्या होती है, मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज और जनरेटर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, डिसएडवांटेज इसकी यही, डिसएडवांटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आइसोलेट कर सकता है चीज़ों को, आइसोलेट यूज़ इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इसको ज़रूरत होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। अकेला ये पीक लोड पावर प्लांट यूज़फुल नहीं है। हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि हाइड्रोग्राफ हम जब देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है कि बहुत सारा अमाउंट में पानी हमारा रिवर में भी कलेक्ट होता है और पानी हमारा रोड पर भी कलेक्ट होता है। ठीक है, तो जो रिवर में कलेक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, रिवर में जो कलेक्ट होता है तो वो कहेंगे बेस फ्लो, और जो रोड पर कलेक्ट होता है दैट इज द रन ऑफ फ्लो। दो चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो ग्राफ बना है हाइड्रोग्राफ, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोग्राफ किस किस के बीच में होता है, डिस्चार्ज वर्सेस बेस टाइम। ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज और देख रहे हैं कि ये इस तरीके से कर्व बना हुआ है, ये पूरा कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया कौन सा था जब हम बिगनिंग पढ़े थे, कैचमेंट जहाँ पानी का स्टोरेज हो रहा है, वहीं से हम लोग हेड लगा के टेल रेस तक भेज रहे थे। तो यहाँ जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है बारिश की वजह से, मतलब जितना जितना बारिश होगी उतनी उतना ग्राफ आपका इंक्रीज होता रहेगा, राइजिंग लिम। उसके बाद आपको फॉलिंग लिम, मतलब फॉल, मतलब जब बारिश बंद हो गई है तो फॉल ही करेगा, तो फॉलिंग लिम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिगर 2 की बात करते हैं। इसमें दो तरीके के बने हुए हैं, दो तरीके मतलब पीक पॉइंट हमें निकालना है, तो पीक पॉइंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट का पीक सेकंड का पीक। तो उन दोनों का बेसिकली डिफरेंस क्या कहलाएगा, लैग टाइम, और उनका अपना अपना पीक। 6 बजे से सुबह, शाम के 6, 12 बजे से दोपहर, रात के 12, ये टाइम है। ये जो छोटा सा हमने ग्राफ दिखाया है ये बेसिकली हम लोग की बुक में कभी कभी दिख जाता है, तो इस ग्राफ में प्रॉपर हम देखेंगे तो ये दिखा हुआ है बेस फ्लो टाइम, रन ऑफ डेप्थ, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इनका जो ये है, ये सारी चीज़ें इनकी हैं, तो ये भी हमारा क्या दिखा रहा है, लैग टाइम। मतलब इस तरीके से भी लैग टाइम, लेकिन हमने ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोग्राफ total time, hydrograph called as base time, hydrograph plotted between discharge versus base time, ऐसे कुछ हो गया। वही थोड़ा रिवर वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर का जो पानी है रन ऑफ फ्लो, नीचे का जो पानी है बेस फ्लो। हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो इज इक्वल टू रन ऑफ फ्लो। इसके ही इसी फिगर से मैं क्लियर हो रही हैं चीज़ें। हाइड्रोग्राफ डिपेंड किस पर करते हैं, कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करेगा। कैचमेंट एरिया में ये ऊबड़ खाबड़ और समतल, ऊबड़ खाबड़ का मतलब हो गया कि कहीं कहीं गाँव में हम देखते हैं रोड सही नहीं होती, तो कहीं गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो प्रॉपर पानी हमारा प्लांट तक नहीं पहुँच पाता जहाँ कैचमेंट एरिया है। लेकिन जो समतल है, जैसे झरने हैं, झरने का एक अपना डायरेक्शन होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर पानी सीधे फ्लो से पहुँचता है, तो वो आपका हो गया प्लेन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की इंटेंसिटी पर भी हाइड्रोग्राफ डिपेंड करेगा, जितनी जितनी रेनफॉल होगा उतनी ही उसका हाइड्रोग्राफ इंक्रीज होगा। फॉर्म फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा, विड्थ अपॉन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर भी हमारा क्या बेस लोड पावर प्लांट है जो 24 आवर सप्लाई देता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की एक बात जरूर याद रखना कि न्यूक्लियर रिएक्टर उतनी एनर्जी देता है जितना, मतलब जैसे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर लिया, न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली हम लोग ये देखो लिखा भी हमने यूरेनियम 235 92, ये मीन्स 92 यूरेनियम 235, एक ही हमने यूरेनियम का लिया। तो वो कितनी एनर्जी दे रहा है, 3 × 10⁶ किलोग्राम, 3 × 10⁶ किलोग्राम। ओके, किलोग्राम क्या, कोल। हम लोग क्या इतना कोल से जो एनर्जी बनाते हैं वो हम एक यूरेनियम से उतनी एनर्जी बना सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर मेरे लिए बहुत बेसिकली बहुत मतलब एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट है। बट इतना हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं कर पाते हैं यूज़ में, तो इसीलिए उतनी एनर्जी हम इससे नहीं ना लेकर के स्टीम थर्मल पावर प्लांट से लेते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर वो कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ये छोटा सा हम फिगर देख लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का। न्यूक्लियर रिएक्टर का फिगर जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, वाल्व, टरबाइन। अगर हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह हम सिर्फ और सिर्फ सीधे वाटर से स्टीम बनाएं और वाल्व लगाएं, तो ये फिगर हमने पहले भी कहीं देखा है, थर्मल पावर प्लांट में ये फिगर देखा है। तो थर्मल पावर प्लांट में बस न्यूक्लियर का जगह हटा करके कोल ले लेते हैं तो फाइनली हमारा वही पावर प्लांट बन जाता है। तो हम बेसिकली बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करे, हीट एक्सचेंज करेगा, हीट एक्सचेंज करने का वाल्व लगे, स्टीम में कन्वर्ट, स्टीम क्या, स्टीम टरबाइन को मूव करेगी तो वो फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है जो 11 kV की सप्लाई देता है। कंडेंस मतलब कुछ हमारा पानी रह जाए तो उसको कंडेंस ठंडा करते हैं, ठंडा करने को पंप लगा के पानी को दोबारा हीट एक्सचेंजर में भेज के पंप लगा के फिल्टर करके फिर से वहीं भेज देते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये प्रोड्यूसिंग ये जो आपका मेथड है वो चलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले इसका वेट कितना होता है, 10 किलोग्राम का वेट होता है। दिस पावर प्लांट इज प्रोवाइड 24 आवर पावर सप्लाई, क्योंकि ये बेस लोड पावर प्लांट है इसलिए ये क्या करेगा, 24 आवर पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर, अब वो छोटा सा जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था, ये जो लगा था न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका हम बेसिकली पूरी प्रोसेस देखेंगे कि ये इसमें हो क्या रहा है। लगा तो मैंने दिया, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की डायग्राम देख लेते हैं। तो ये लगा है रिफ्लेक्टर, ये लगा है कंट्रोल रोड, फ्यूल कौन सा ले रहे हैं, बेसिकली लेते तो 92 यूरेनियम 235 है, लेकिन ये आपका लो रिएक्टर के लिए होता है। फास्ट रिएक्टर के लिए हम बेसिकली थोरियम 232 लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लगा यहाँ पे हीट कूलेंट एरिया लगा दिया, यहाँ हीट एक्सचेंजर जो वहाँ पर लगा था, हीट एक्सचेंजर, आउटलेट इनलेट जो भी है, मॉडरेटर लगे हैं, शील्ड लगी है, सारी चीज़ें लगी हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। ठीक है, अब जो भी चीज़ लगी उसके अपने रोल तो होंगे ही होंगे। तो क्या रोल है, क्या हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे जो यूरेनियम 232 ले रहे हैं तो इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमने ये कि यूरेनियम पे जब एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमारा ये क्या बना, ये बना हमारा बेरिलियम, बेरिलियम ही है। ओके, क्रिप्टॉन प्लस 30N1 एनर्जी। ओके, इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरेनियम पे 0N1 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 इतने आपके न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट चल रही है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंट्रोल रोड क्या करता है। कंट्रोल रोड करता है कि जो आपका कंट्रोल द चेन रिएक्शन, जो रिएक्शन बन रही है उसको कंट्रोल करना। बेसिकली ये बोरोन की या कैडमियम की बनी होती है। ठीक है, कंट्रोल रोड का काम हमने देख लिया। मॉडरेटर, ये मॉडरेटर लगे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, मॉडरेटर मिक्सचर मतलब वाटर ले सकते हैं या फिर ग्रेफाइट का ले सकते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो इस न्यूट्रॉन मतलब क्योंकि इक्वेशन में न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है तो स्पीड कंट्रोल करता है। ऐसे नहीं कोई भी न्यूट्रॉन इधर उधर मूव हो जाए, ऐसा नहीं, उसको कंट्रोल भी किया जाएगा, वो मॉडरेटर के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टर की। रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टर जनरली जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं उनको बाउंस होने से, मतलब यहाँ जो रिफ्लेक्टर लगे हैं न्यूट्रॉन्स अगर का बॉम्बार्डमेंट चल रहा है तो उनको बाउंस होने से, वो तो मॉडरेटर स्पीड कंट्रोल कर, लेकिन उनको ये बाउंस जब हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर रहा है। और ये जो बने होते हैं ये सेम एज मॉडरेटर की तरह बने होते हैं, क्योंकि मॉडरेटर वाटर और ग्रेफाइट के, तो ये भी वाटर और ग्रेफाइट के ही बने होते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर शील्ड तो पता ही है आपको, शील्ड क्या करेगा, शील्ड मतलब कि जो आपका ओवरव्यू है, मतलब उसको कवर करने की कोशिश करेगा, मीन्स कॉन्क्रीट का बना होता है। Shield is made of concrete. Okay, shield is made of concrete. A heavy material used in it, any neutron cannot move outside it. Okay, करते हैं कूलेंट तो मैंने बता ही दिया। कूलेंट क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है शील्ड के अंदर तो वो जो रिएक्शन होती हैं उनमें हाई हीट प्रोड्यूस होती है। तो हाई हीट प्रोड्यूसिंग को हम हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ कूलेंट। कूलेंट किसका बना होता है, लिक्विड मेटल के बने होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, वाटर, आपकी हैवी वाटर, मतलब वाटर वही D2O हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स और हम लोग पढ़ेंगे कि एक आता है आपके, जब आप ये पढ़ेंगे बुक में कभी रेफरेंस लेंगे तो एक आएगा आपका पॉइंट न्यूक्लियर फिजन और एक आएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये फिगर हमने देख लिया,
इसके पार्ट्स अगर समझ में नहीं, यहाँ देख लीजिएगा। देयर आर 2 पॉइंट्स, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। हैवी मटेरियल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना, दैट इज द फिजन। स्मॉल पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल बनाना, दैट इज द फ्यूजन। एडवांटेज क्या होंगे? फ्यूल रिक्वायर्ड लो, लेस स्पेस। डिसएडवांटेज, रेडियो एक्टिव रेज इज वेरी हार्मफुल लाइक बीटा गामा अल्फा। गुजरात में इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा। थैंक यू सो मच।